अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किस्सा-ए-ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूं दुआ जाफरी का तहरीर करदा नावल पहली मोहब्बत, एपिसोड नंबर 5। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चलिए अब चलते हैं नावल की तरफ। मीर की आंखों से आंसू एक रब्त कायम कर चुके थे। वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, अपने परवरदिगार से बच्चों की तरह रोकर दुआ करता है और जिद करता है कि वो अनाया को जिंदगी बख्श दे। वो अनाया की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो दोबारा किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता। वो दुआएं मांग रहा था जब हाशिम इसके कंधे पर हाथ रखकर इसको हवाला देता है, जो नादान बच्चे की तरह रो रहा था। बस कर दो हादी, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी सुन ली है। हादी ना समझी से उसकी तरफ देखता है, जैसे कानों से सुनने पर एतबार ना हुआ हो। हाँ, अनाया को होश आ गया है। चलो, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। मीर अनाया का हाथ थामे इसके पास बैठा था, जो दवाइयों के जेर से नींद बेहोश थी। अनाया की जब आंख खुलती तो सब बस मीर को ही पुकारती और मीर उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता और वो दोबारा नींद में चली जाती। सुबह का वक्त था। मीर सारी रात अनाया के पास रहा और कब उसकी आंख लगी उसको पता ही न चला। अनाया न जाने कब से इसको अपने पास सोते देख रही थी। मीर के चेहरे पर थकावट, परेशानी और खुशी के मिलते जुलते आसार नुमाया थे, लेकिन मीर को सही सलामत अपने पास देखकर अनाया पुरसुकून थी। अनाया मीर को देखने में इतनी महू थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कब कोई कमरे में दाखिल हुआ। होश तो उसको तब आया जब एक आवाज उसके कानों में गूंजी, कैसी है मेरी गुड़िया? अब आहिस्ता बोलो, मीर जाग जाएगा। वो बेदहानी में बोली और जब मुड़ी तो हाशिम को अपने सामने पाकर जारों की तार रोने लगी। भाई, आप कब आए? इतनी देर क्यों कर दिया आपने? मैं आपको पता है मैंने कितना इंतजार किया आप सबका। बाबा, मामा, आप ही सब कैसे हैं? आप सब ने मुझे माफ कर दिया ना? हाशिम इसको गले से लगाता है, उसके रोने में इजाफा होता है। बस भी कर दो अब गुड़िया, वरना तुम्हारा मीर उठ जाएगा। अनाया मीर की तरफ देखती है और अपने आंसू साफ करती है। भाई, मैं कब से हूँ यहाँ पर क्या हुआ है? आप सब कब आए? सब बताएं ना। कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर नहीं मुझे भी जानना है सब। वो बस जिद थी। हाशिम इसको इस तरह जिद करता देखकर मुस्कुराता है और फिर इसको वो सब बता देता है जो कुछ हुआ था। भाई, मैंने बहुत सताया है ना आप सबको? हाँ, सताया तो है, लेकिन सबसे ज्यादा हादी को। पिछले एक हफ्ते से इसकी दुनिया बस इसी कमरे के गिर रही है, ना खाने पीने का होश, ना सोने का। जान निकाल दी थी तुमने उसकी। हाशिम सब कहते हुए मुस्कुराता है। हाशिम की बातें सुनकर मीर को गहरी नजरों से देख रही थी। हाशिम इसको आराम करने का कहकर बाहर चला जाता है। अनाया मीर के चेहरे को बगौर देख रही, उसने मीर के बालों को सहलाना शुरू किया। अनाया का लम्स महसूस करते मीर की आंख खुल गई। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई मीर। अनाया ने अपना हाथ उसके बालों से निकालते हुए बोला। मीर ने हाथ थाम लिया था। मीर ने अपना सर अनाया की गोद में रखा और उसका हाथ अपने सर पर रखा। और करो ना, बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने बहुत तंग किया है ना आपको मीर? सॉरी, बहुत ज्यादा। जान निकाल दी थी मेरी तुमने, जाने मीर। मीर जो सुकून महसूस करता हूँ आंखें मूंदे गया था, आंखें खोले बोला। ऐसे तो ना कहें। अनाया ने इसके मुंह पर हाथ रखा। पता है मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं भी बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि एक बार फिर मैंने अपना सब कुछ खो दूंगा। मुझे अब कोई भी मीर नहीं कहेगा। दोनों की आंखें नम हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोड़ों से चुना। मीर ने अनाया के सर पर बोसा दिया और उसको अपने बाजू के असार में कैद कर लिया। अनाया को यह कैद दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह महसूस हो रही थी। सब अनाया के कमरे में मौजूद थे। बिस्तर पर अनाया की एक जानिब उस्मान और दूसरी जानब सिमल अनाया को जोर से पकड़े बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे। उस कमरे में बहुत से नए रिश्ते बने थे जो कमरे में मौजूद लोगों के लिए किसी कीमती सरमाया से कम नहीं थे, या शायद दुनिया का सबसे अनमोल और बहुमोल खजाना मिला था। सब अनाया को खाना खिलाने और खुशखबरियों में मसरूफ थे। पूरा अस्पताल खुशगवार था। आज अनाया ने घर वापस आना था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जिनकी हंसी से आज, अरे भाई जल्दी करो हुरिया बच्चे, आपने अनाया बेटी का कमरा एक नजर देख लेना था, किसी चीज की कमी ना हो उसमें। जी नूरा भी मैंने देख लिया है सब। आपने किचन में देखा खाने की कोई चीज रह तो नहीं गई? हाँ, मैंने देख लिया बेबी। आपने अनाया बेटी के कमरे में फल चेक किए थे? कहीं मैं रखना भूल तो नहीं गई? नहीं, मैंने देखे थे। आपने फ्रेश जूस का इंतजाम कर लिया है ना? बस कर दो, एक ही बात बार बार करके आप दोनों थकी नहीं? हम तो सुन सुन के थक गए हैं। हाशिर जो कब से दोनों को देख रहा था आखिरकार बोल पड़ा। हम भी, जिसकी हिमायत इस्लाम और सिमल ने की थी। इधर आओ और मेरे पास बैठो। सब कुछ हो गया है, हर चीज परफेक्ट है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और बैठकर इनका इंतजार करो, वो बस आने ही वाले हैं। ये पानी पियो और आराम करो। हाशिर ने हुरिया को कंधों से पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठाया था। नूरा पी को भी बैठकर आराम करने का इशारा किया था। हार्न की आवाज पर सब दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सब भी अनाया का इस्तकबाल करने के लिए मीर मेंशन में ही मौजूद थे।
अनाया का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। अब सबने साथ मिलकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे का रुख किया। बाकी सब भी हुरिया और अनाया के स्टार पर आज यहीं रुके थे। मीर अनाया को लेकर कमरे में दाखिल हुआ था जब उन पर फूलों की बारिश हुई थी। ये सब एहतमाम असलान और सिमल के कहने पर किया गया था। मीर अनाया को बिस्तर पर बिठाकर उसको दवाई खाने की तलकीन करते हुए खुद फ्रेश होने चला जाता है। मीर जब कमरे में वापस आता है तो अनाया ने दवाई नहीं खाई हुई थी। ये क्या जाने मीर दवाई नहीं खाई अभी तक। आप भूल गए फिर से अस्पताल में भी बार बार आपको याद करना पड़ता था। अनाया नाराजगी का इजहार करती है जिस पर मीर मुस्कुराते हुए कमरे में मौजूद मिनी फ्रिज को खोलता है और अनाया के पास आकर बैठ जाता है। हाय मेरी जान, भूला नहीं हूँ, बस तुम्हें देना भूल गया था। चलो मेडिसिन खाओ, मुझे नहीं खानी। अच्छा, पर क्यों? मुझे आपके हाथ से खानी है। मासूमियत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया था। मीर मुस्कुराते हुए अनाया को एक नजर देखता है फिर इसको दवाई खिलाता है। अब दें। अनाया ने मीर के आगे अपना हाथ किया था। मीर इसके हाथ में चॉकलेट रखता है। अरे ये क्या, मेरा हिस्सा? अनाया को अकेले ही चॉकलेट खाते देकर मीर ने उसे टोका था। मैं क्यों दूँ, अपनी खाएं? अनाया ने शार से कहते हुए चॉकलेट को पीछे किया। मीर ने झटके से उसके ऊपर होते हुए इसकी आंखों में देखा। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती मीर चॉकलेट की बाइट ले चुका था और अनाया को देखकर आंख दबाता पीछे हट गया। बहुत बुरे हैं आप। मीर हंसने लगा। मीर बेड की टेक से कमर जोड़े नीम दराज लेटा हुआ था। अनाया उसके सीने पर सर रखे लेटी हुई थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे जब मीर की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। जानी मीर, एक बात पूछनी थी तुमसे, लेकिन पहले एक वादा करो कि तुम मेरी बात की वजह से अपनी तबीयत को असरअंदाज नहीं होने दोगी। बोलो वादा। अनाया जो मीर की बात को गौर से सुन रही थी उसके हाथ बढ़ाने पर उसका हाथ थाम गई। कहीं ना कहीं अनाया जानती थी मीर क्या बात करना चाहता है और झिझक क्यों रहा है। इस दिन जब तुमने मुझे मैसेज किया था, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? बहुत से सवाल है मेरे शहर में, तुम मुझे सब सच सच बताओगी। माजी, उस दिन जिस मैसेज ने मीर को वापस आने से रोका, उसको उसका इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया था, वो मैसेज। लेकिन अनाया के अल्फाज ने मीर को बहुत उलझा दिया था, पर जो अनाया ने इससे मांगा था वो इनकार भी नहीं कर सका था। मीर, मैं जानती हूँ आप कहाँ और किस मकसद के लिए गए हैं। अभी ये मत पूछना कि कैसे पता चला मुझे, बस कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस दिन जब बच्चों के साथ उन लोगों ने मुझे भी किडनैप किया था, उसकी वजह आप या बच्चे नहीं थे बल्कि मैं खुद थी। यूँ समझे कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन बस इतना याद रखना, जब तक इन लोगों को इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते वापस मत आना मीर। वो लोग तुम्हें रोकने के भी जो मर्जी करे, लेकिन तुम याद रखना मीर, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो सिर्फ मिटने के लिए। अब इन सालमों के जुल्म की रस्सी को जलाने का वक्त आ गया है मीर। इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वादा करो मुझसे मीर, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम कामयाब होकर ही लौटोगे। वादा करो मुझसे मीर। मीर अनाया को मैसेज सुनता है। इस मैसेज का क्या मतलब था? अनाया, मेरे जहन में मुझे पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब चाहिए। अनाया मीर का हाथ जोर से थाम कर एक गहरी सांस भरती है। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में अनाया और उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रिप के साथ इस्लामाबाद आई। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जिनाह मॉल में जब दाखिल हुए तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन इस ख्याल को जड़ कर वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ हो गई थी। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों फूड पॉइंट पर गई जब अनाया ने महसूस किया कि कोई उसकी तस्वीरें बना रहा है। अनाया बिना डरे उसके पास गई और उसको बातें सुनाई। इर्द गिर्द के सब लोग इकट्ठे हो गए और अनाया के कहने पर उसका फोन चेक किया गया, जिसमें अनाया के अलावा भी बहुत सी लड़कियों की तस्वीर थी और कुछ तो शर्मनाक भी थी। अनाया ने फोन की सारी गैलरी डिलीट कर दी और सिक्योरिटी ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ महीने बाद अनाया ने उसको अपनी यूनिवर्सिटी में देखा। अनाया बहुत डर गई थी। फिर एक दिन उसके सामने आया और उसको धमकी दी, 2 साल, बस 2 साल का वक्त है तुम्हारे पास, जितना ज्यादा उड़ सकती हो उड़ लो, 2 साल बाद तुम्हें मेरी कैद में आना ही पड़ेगा। इस दिन के बाद अनाया को वो शख्स कहीं नजर नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता अनाया इस सब के मुतालिक भूल गई। इस साल फिर अनाया ट्रिप के साथ इस्लामाबाद गई थी, जहाँ पर 2-3 बार इत्तेफाकन मीर से उसकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये मुलाकात इन दोनों पर कितनी भारी पड़ सकती है। जब मीर अनाया को बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर गया था तब वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। अनाया और बच्चों को साथ देकर उनका काम आसान हो गया था। वो लोग इन तीनों को किडनैप करके ले गए थे। पहले तो अनाया और बच्चों को एक ही कमरे में बांधा और उनकी वीडियो बना के मीर को सेंड कर दी और बाद में बच्चों को दूसरे कमरे में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। जब अनाया ने इनकी बातें सुन ली थी, वो लोग बहुत बड़े स्मगलर्स थे और स्मगलिंग सिर्फ ड्रग्स की नहीं बल्कि लड़कियों की भी करते थे। मीर की फैमिली को बस ड्रग्स की स्मगलिंग का पता था, जिसकी वजह से उनके 2 हेड्स में से एक को उन्होंने मार दिया था, लेकिन दूसरे हेड का किसी को नहीं पता था क्योंकि वो ज्यादातर बाहर के मुल्क ही रहता था। इस वक्त इसने अनाया को 2 साल की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि इस वक्त उनके एक हेड को पुलिस मार चुकी थी और दूसरा हेड अभी 2 साल तक बाहर से नहीं आना चाहता था, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए 2 साल तक इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने का इरादा किया।
जिन लड़कियों की तस्वीर और डाटा अनाया ने डिलीट किया था उनको स्मगल करने का इरादा था, लेकिन अनाया की वजह से उनका इतना बड़ा काम खराब हो गया। और दूसरी तरफ हेड की मौत। अब वो लोग अनाया को स्मगल करने और बच्चों के जरिए से कुछ लोगों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उनका सारा प्लान जानने के बाद अनाया ने जैसे तैसे बच्चों की अपनी रस्सियां खोली और कमरे में मौजूद खिड़की से भागने में कामयाब हो गई। जब तक उन लोगों को अनाया के भागने का पता चला, अनाया बच्चों को लेकर महफूज जगह पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ मीर की फैमिली के मर्डर ने शहर में सनसनी फैला दी थी। न चाहते हुए भी वो उनका पीछा छोड़कर अपनी जान बचाने की गर्ज से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। मीर से उसकी फैमिली के बारे में जानने के बाद अनाया को पता चला कि वो जिन लोगों को कत्ल करने का इरादा कर रहे थे वो और कोई नहीं, मीर की फैमिली थी। इसके बाद हालात पर एक बार फिर खामोशी छा गई थी, लेकिन अनाया ना समझ सकी कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। शादी पर भी वो अनाया को अपने जाती मफाद और दुश्मनी की गर्ज से पकड़ने आए थे, लेकिन इनमें से एक शख्स जिसने मीर और अनाया को 2-3 बार साथ देखा था, उसके कहने पर एक बार फिर उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाने का फैसला किया। मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इनके सब बंदे मारे गए। इस दिन जब मीर बिजनेस मीटिंग का कहकर जा रहा था, अनाया उसको बताना चाहती थी कि पिछले कुछ दिनों से उसको थ्रेटिंग कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सबको खुश देखकर उसने अभी खामोश रहने का इरादा किया। नूरा बी को जब कॉल पर उनके बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिली, तभी अनाया को एक मैसेज रिसीव हुआ, जिससे उसको पता चला कि मीर को इन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मैसेज अपने शोहर से कहो कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको खामोशी से हमारे को हवाले कर दे। अगर इसने हमारे लिए एक भी कदम बढ़ाने की कोशिश की तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। मैसेज रिसीव करते ही नाया ने मीर को वो मैसेज किया था। वो नहीं चाहती थी कि अपनी खुदगर्दी से वह मजीद किसी की इज्जत को रुसवाई करे और किसी खानदान की खुशियों को सौ की नजर करे। मीर जो कब से खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था, उसको अपने सीने से लगाकर बोला, जाने मीर, एक सवाल अभी भी है जिसका जवाब नहीं मिला। अनाया इसकी बात पर चूंकि वो ये समझ रही थी कि अब मीर उसको हवाला देगा कि उसने ये सब कुछ अकेले फेस किया था, मगर वो तो अभी भी अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। अनाया उसको पीछे करते हुए बोली, हद है मीर, बजाय इसके कि मैंने इतना सब कुछ अकेले बर्दाश्त किया, आप खुद में ही उलझे हुए हैं। जाए, मुझे नहीं बात करनी आपसे। मीर उसको दोबारा सीने से लगाता है, मैं जानता हूँ मेरी जान बहादुर है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अनाया को बहलता देकर उसने फिर सवाल किया, लेकिन मेरा सवाल, जानती हूँ आपको क्या पूछना है। जब बच्ची और मैं इनकी कैद से आजाद हुए थे तो बच्चों को आपके हवाले करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वहां पर एक अंकल मुझे खामोशी से पुलिस स्टेशन से बाहर ले गए। बाद में पता चला कि वो स्पेशल फोर्सेस के हेड थे। उन्होंने मुझसे पूरी बात जानने के बाद मुझे बताया कि जिनकी डेथ हुई है, जिसको वो ये हैंड ओवर करना चाहते हैं और जल्द ही इनको भी मना लेंगे और फिर मौका मिलते ही इन सबको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। उस दिन से मैं इन अंकल के साथ कांटेक्ट में रही थी। जब भी मुझे कोई भी थ्रेटिंग कॉल या मैसेज आता था तो उनको बता देती, लेकिन जब मैं आपके साथ यहाँ आई तो मुझे उनका मैसेज आया कि अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। फिर आपकी फैमिली के बारे में जानने के बाद मुझे शक हुआ, लेकिन आपसे इस बारे में कुछ भी बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैं खामोश रही। कुछ दिनों बाद मुझे स्टडी की सफाई करते हुए एक डायरी और कुछ पेपर्स मिले थे, जिनसे पता चला कि मेरा शक सही था, वो सीक्रेट एजेंट नोट करने ही आप ही हैं। तो मतलब ये कि अंकल खालिद जो इन्फॉर्मेशन मुझे ये कह के देते थे कि किसी अननाउन सोर्स से मिली है, वो तुम देती थी इनको। मेरे कुछ सोचते हुए बोला, जी नाइस, आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन बीच में बहुत यूजफुल होती थी। जाहिर है यूजफुल तो होनी ही थी, पूरे 2 साल सीक्रेट एजेंट जो रही हूँ मैं। मीर ने नासमझी से देखा। बच्चों के साथ मेरा किडनैप होना मेरी चाप का पार्ट था। वो आंख दबाते हुए बोली, मतलब अंकल खालिद से मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ जब मैं पहली बार आई थी तब हुई थी। हमारे प्रोफेसर की रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया और साथ ही हम सबको कुछ मिशंस दिए जो मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था। मेरी प्रोफेशनल और शार्पनेस उनको पसंद आई तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया। दोबारा फिर मुलाकात उस दिन मॉल में हुई थी जब मैं तीसरी बार आपसे मिली थी। उन्होंने मुझे उस शख्स के हवाले से पहले भी देखा था जब उस शख्स को मैंने अरेस्ट कराया था और मुझे सीक्रेट एजेंट बनने की ऑफर की थी, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया था। फिर उस दिन मॉल में जब उन्होंने मुझे बताया कि इस बार इनका निशाना मासूम बच्चे है तो मैं मान गई थी। उसके बाद मैं उनके साथ उस केस में शामिल रही, लेकिन फिर शादी वाले दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि जब तक वो मुझे नहीं कहते मैं खुद को उन सबसे बाहर रखूं। लेकिन किस्मत को तो छोड़ ही मंजूर था, मैं इस केस के साथ साथ आप में भी फंस गई। अनाया मुस्कुराते हुए शरारत से आंख दबाते हुए मीर की तरफ देखकर कहा, बहुत स्मार्ट हो तुम। मीर भी हंसते हुए बोला, एक आखिरी सवाल। मीर ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुम ये सब जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे लगा था कि ये सब जानने के बाद आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि मंजिल के इतना करीब आकर आप कमजोर पड़े। काफी समझदार है मेरी जान तो, कोई शक। अनाया ने शरारत भरे लहजे में कहा, आज कुछ ज्यादा शरारतें सूझ रही हैं जाने मीर, क्यों ना इनका इलाज किया जाए। अनाया नासमझी से उसको देखा। मीर ने लाइट से ऑफ किया, अनाया के सर का बूसा लिया और उसके कान में सरगोशी की, इससे पहले कि मैं बहक जाऊं बेहतर है तुम सो जाओ अब।
बहुत रात हो गई है। मीर कहते ही नाया ने खुद को उसके सीने में छिपा लिया। जल्द ही नींद की देवी उन दोनों पर मेहरबान हो गई। अब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। आज मीर मेंशन में एक पुरसुकून और खुशगवार सुबह का आगाज हुआ था। क्या कहे कि गूंज बातों की आवाज़ें, छेड़छाड़, ये एक मुकम्मल और हैप्पी फैमिली थी। अब कोई भी खौफ या पछतावा नहीं था किसी को भी। मीर के साथ साथ हाशिर और हुरिया को भी वालिदैन और कई रिश्ते मिल गए थे, और अनाया की सूरत में हाशिर को उसकी बहन भी मिल गई थी, जिसे वो बिल्कुल इसी की तरह छिपकली कहकर तंग करता, वो भी चिढ़कर उससे झगड़ती और अपने लाड भी उठवाती। अब साल और हाशिम भी अनाया के साथ साथ हुरिया के भी सारे लाद उठाते। वैसे तो मीर और हाशिर कभी भी अनाया और हुरिया की कोई बात नहीं टालते थे, मगर जब किसी बात से मना करते तो वो दोनों फौरन अफसाल और हाशिम को बुला लेती। रजा साहिब ने अनाया के जाने के बाद अपना सारा बिजनेस इस्लामाबाद शिफ्ट कराने का फैसला कर लिया था। वो काफ़ी हद तक सब कुछ शिफ्ट कर चुके थे। बाकी रहा साहब भी अब वो शिफ्ट करके फैमिली को भी लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। फैसल साहब का आधा बिजनेस जो इस्लामाबाद में था वो अफसाल ही संभाल रहा था, इसलिए वो भी ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही पाया जाता था। यूं तो ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है। अगर अपनों का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती, और अगर हम सफ़र यकीन और इज्जत देने वाला हो तो रिश्तों में कभी कभी दरार नहीं पड़ती। अगर हर रिश्ते को सच्चे दिल से अपना मान लिया जाए तो खर्च पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब खुदा का साथ हो तो इंसान कभी अच्छाई में नाकाम नहीं होता। और सबसे बढ़कर अगर पहली मोहब्बत का साथ हो। कहते हैं पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। पता नहीं लोग फिर अपने वालिदैन को कैसे भूल जाते हैं, सोचना ज़रूर। ख़त्मशुदा।